सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार। आज उनसे बात करेंगे, कुछ बातें उनकी अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से, कुछ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, कुछ थोड़ा सियासी, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ा नाम भी है सियासी। राना तनवीर हुसैन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हम देखते हैं कि माली आदाद शुमार के लिहाज से सनतों को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, लेकिन उस तरीके से हम सनत को या उसकी पैदावार पर हुकूमती तवज्जो नहीं देखते हैं, ना उसका मेन किरदार देखते हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा ये आपने बड़ा एक समझ लें कि एक क्रूशियल क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपने पॉइंट आउट भी सही किया है। बेसिकली जब पाकिस्तान बना है तो हमारे हिस्से में कोई इंडस्ट्री आई नहीं थी, बिल्कुल ही कोई ख़ास नंबर नहीं था, कुछ थोड़े से थे भी, बड़ा स्मॉल नंबर। तो उसमें भी वो बड़ी बेसिक कोई इंडस्ट्री थी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी लाइक वो राइस के जो हलर होते हैं या फ्लोर मिल होती है या इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इंडस्ट्री जो जितनी भी थी वो हिंदुस्तान में ही रह गई। और ईस्ट पाकिस्तान में भी अगर कोई इंडस्ट्री हमारी जूट की बड़ी सी प्रोडक्शन थी, लेकिन वो भी आप जो बंगाल था हिंदुस्तान के पास, वहाँ पे वो जाती थी तो वहाँ वो जूट को अपनी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते थे। तो कहने का मकसद है कि हमारे पाकिस्तान के हिस्से में इंडस्ट्री का जो था जो एक हिस्सा, वो हमारे हिस्से में कोई, पाकिस्तान के हिस्से में कोई उस वक्त 47 से आई नहीं थी। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ज़री मुल्क है, और ज़री मुल्क मैं तो समझता हूँ ये बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी की, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है। और हमारे पास लंबी बात हो जाएगी, जब 50s की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जो फूड का था एक किस्म का इतनी शॉर्टेज थी, कैद कहते थे, कैद वहाँ कैद था और हमारा सरप्लस था। हम एक्सपोर्ट भी करते थे और सरप्लस भी था हमारे पास फूड, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा बड़ा उसमें अपना एक रोल प्ले कर रहा था अपनी इकॉनमी में भी। लेकिन ओवर द पीरियड आप देखें, और उनके पास बड़ा थोड़ा सा कोई स्पेस है, लैंड जो अंडर कल्टीवेशन है हिंदुस्तान के पास, कुछ ईस्ट पंजाब में है, कुछ साउथ में है। तो अभी आप देखेंगे वो सरप्लस हैं, और अपनी वो इतनी बड़ी आबादी को जो ओवर 1 बिलियन है, उसको फीड करके वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारा जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम वीट भी इंपोर्ट करते हैं, शुगर भी इंपोर्ट करते हैं, सो ऑन जो भी आप चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अच्छा मैं क्योंकि एग्रीकल्चर बिल्कुल आपने अगर इंडस्ट्री पे भी आने लगा। जी इंडस्ट्री पे बता दें सर, पहले इंडस्ट्री पे बता दें। जी मैं इंडस्ट्री पे आने लगा था। तो दूसरी जो हमारी सनत का एक शोबा है वो भी एग्रीकल्चर is also important for Pakistan economy, but industry is also very important. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे ना कि हमारी ग्रोथ बढ़ती है या हमारे रोज़गार लोगों को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमी में इसका बड़ा रोल है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी क्रूशियल। तो आप देखेंगे कि 60s में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, एग्रीकल्चर जो शोबा था उसमें भी रेवोल्यूशन आया, डैम बने, जो भी हुआ, तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। लेकिन जब आपने थोड़ा सा सेटबैक उस वक्त आया, जो एक ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्री में, उसको सेटबैक आया जब 70s में इसको आपने नेशनलाइज किया हमारी इंडस्ट्री को, और बड़े लो लेवल पे चले गए हमने। राइस मिलें और फ्लावर मिलें और बहुत छोटी छोटी जो यूनिट थे उस पर भी हमने उसको नेशनलाइजेशन में चले गए, जिससे थोड़ा सा डिस्करेजमेंट हुई। जो इन्वेस्टर थे, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी थी,
वो थोड़ी डिस्करेज हुई, जैसे ये प्रोसेस रुक गया। लेकिन अभी भी उस पर हम हैं। लेकिन अब जो फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा ग्रोथ हुई है, हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारे और भी सेक्टर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जिस तरह हमारी इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, उस तरह नहीं बढ़ी है कि उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। चले सर, मैं ज़रा सा, क्योंकि अभी आपने अभी नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। देखिए दुनिया में सर ये जो सनतें हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यकीनन आपको इसका इल्म है। मैं सिर्फ पुट अप करता हुआ आगे चल रहा हूँ। बड़े पैमाने की सनतें होती हैं, फिर दरमियानी सनतें होती हैं, फिर छोटी या घरेलू सनतें और दस्तकारी होती हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी जाहिर है आपके पास तो आदाद शुमार अभी आना है, अभी आपने संभाला है इंडस्ट्रीज़ के, आप फेडरल मिनिस्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने आएंगी, बहुत सी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी छुपा के रखती हैं, वो वक्त के साथ आएंगी। लेकिन सर थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड करें इस मौके पे कि आपके जहन में इस वक्त क्या है सनतों को, ख़ास तौर पे बड़ी सनतों को, कि अभी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है, तो आपका क्या इस वक्त इसको लेके कि बड़ी सनतों को आप किस तरीके से प्रमोट करेंगे, मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, दरमियानी सनतों पे क्या काम करेंगे, और जो छोटी सनतें हैं, दस्तकारी है, घरेलू सनतें हैं, उस पर आपका जहन क्या कहता है सर? इनको किस हद तक आप प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये तीनों पाकिस्तान में मईशत और तजारत की रीढ़ की हड्डी हैं सर। जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारी मिनिस्ट्री का तल्लुक़ है, इस वक्त तो वैसे ही आपको पता है जो हमारी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, जो उनकी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशली फोकस्ड हैं ऑन रिवाइवल ऑफ इकानमी, कि इकानमी जो पिछले 5-7 साल से जो जिस तरह बेड़ा गर्क उसका हुआ है या बहुत डाउनवर्ड स्लाइड था, वो बल्कि एक क्राइसिस का एक सिलसिला चला जिस पे डिफ़ॉल्ट के भी हम करीब पहुँचे। तो हमें जब भी PMLN को गवर्नमेंट मिली है, जिस तरह 13 में हमें गवर्नमेंट मिली, तो उस वक्त बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, गैस भी नहीं थी। और इन दो जो ये एनर्जी है, ये बहुत ही क्रूशियल है, एक बेसिक एक चीज़ है जिससे इंडस्ट्री चलती है। मेरा शुरू से ये एक बिलीफ रहा है, एक मेरी सोच रही है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी ना हो, आप फैक्ट्री लगा लें, तो अगर आप पक्का रोड उसको नहीं देंगे फैक्ट्री को, तो कच्चे रोड पे भी जो ट्रांसपोर्टेशन है या लॉजिस्टिक हैं या उनका रॉ मटेरियल जाना है वो ले जाएंगे। जिस तरह लेट से कि GT रोड से कोई 2 किलोमीटर दूर फैक्ट्री लगी है, तो उसको पक्का रोड ना भी दें, बट एनर्जी अगर नहीं होगी, पावर नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तो फैक्ट्री नहीं चल सकती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी जो है वो हमारी एनर्जी है, और एनर्जी इस वक्त दुनिया में जो जिस तरह वो उसकी एक वैल्यू भी है और कास्ट भी है, वो भी आपके सामने है। तो फोकस्ड हैं हम उस पर कि किस तरह हम एनर्जी और दूसरी चीज़ों को बेहतर करके अपनी इकॉनमी को आगे लेके जाएं, और जो ट्रेडिंग की आप बात करते हैं या इंपोर्ट की बात करते हैं, उससे हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों पे चले जाएं, फैक्ट्रियां लगाएं। तो हमारा जहाँ प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड हैं, वहाँ जो हमारी मिनिस्ट्री का मैंडेट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम उसमें बेसिक जहाँ गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, टैक्सेशन है, एनर्जी है या और चीज़ें हैं, वहाँ पे हम जो ये इंडस्ट्रियल जोन है उस पर काम करते हैं। हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पर जो बने हुए हैं उस पर हम काम करते हैं, और उनको इंसेंटिव देते हैं, उनको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं कि वहाँ पे लोग फैक्ट्रियाँ लगाएं, और इस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की है स्मॉल एंड मीडियम पे, मैं समझता हूँ कि सर मैं ज़रा स्मॉल पे आने मैं स्मॉल पे आने के से पहले ज़रा सा एक छोटी सी रिसर्च है सर। मैंने ये देखा सर, चाइना ने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे बहुत काम किया, और स्मॉल इंडस्ट्रीज पे उसकी हुकूमत जो घरेलू उनका और दस्तकारी थी, उनकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, उसके ऊपर हुकूमत चाइना ने उनको तवानाई भी दी, उनको गैस भी दिया, उनको आसान कर्ज़े भी दिए। और यही इंडिया में हमने देखा, यही बांग्लादेश में देखा, जहाँ उनको ना सिर्फ ये सब चीज़ दिया बल्कि बैनुल-अक़वामी मंडी में उनकी प्रोडक्ट को लाने में हुकूमत ने बहुत रोल किया,
और यही वजह है कि आज चाइना, इंडिया, बांग्लादेश दुनिया में छा गया है। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता है सर? इस पे ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं सर। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि जहाँ हमें बड़े यूनिट चाहिए, उसमें बड़े इंडस्ट्रियल जो यूनिट होते हैं, मेगा यूनिट जिसको हम कहते हैं, हर शोबे में है, उसमें उनका बड़ा रोल है। हमें प्रोडक्शन चाहिए, बिल्कुल प्रोडक्शन चाहिए, लोकल कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। और प्रोडक्शन जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम एक्सपोर्ट बढ़ती है। बहुत सारे फैक्टर, एक तो कॉस्ट कम्पिटिटिव होता है कि भाई कॉस्ट हमारी क्या है, बाहर के मुल्कों में क्या है। दूसरा प्रोडक्शन है, क्या हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है कि जो एक्सपोर्टेबल है, और ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस वगैरह जो उनकी होती है। लेकिन वहाँ जो आपने बात किया स्मॉल एंड मीडियम जो यूनिट हमारे होते हैं इंडस्ट्री, उसमें गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अदारे बनाए हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश ने कॉटेज इंडस्ट्री के ज़रिए, इंडिया ने, इस तरह चाइना ने उससे बहुत लीड ली है, और उसकी एक्सपोर्ट का बहुत मेजर पोर्शन कॉटेज इंडस्ट्री का है। बहुत सारे आप ब्रांड देखेंगे जो दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स हैं, अगर उस पर टैग तो उनका होता है, लेकिन नीचे आप किसी जगह देखें लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया। तो ये मैं बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जो डिज़ाइनर है या बड़े ब्रांड्स हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपकी बात दुरुस्त है। तो हमारे यहाँ इसमें कोई नो डाउट कि गवर्नमेंट ने उस पर काम किया है। जिस तरह स्मेडा एक अदारा है मेरे पास, स्मॉल और मीडियम ये इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है, लेकिन मैंने उसको में देखा है कि उनकी जो मैंडेट है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो कंसल्टेंसी दें, वो सर्विसेज डिलीवर करें, लेकिन जब तक उनको फंडिंग या उस तरह की कोई इंसेंटिव नहीं होगा उसमें नहीं जाएंगे। बहुत सक्सेसफुल, और मैं बताऊं जो बैंक्स हैं, अगर बैंक्स उनको सही फैसिलिटेट नहीं करते, फंडिंग नहीं करते, उनको लोनिंग नहीं करते, वहाँ छोटे छोटे जो ये कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं या छोटे लोग हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मैसिव किस्म की होती है, इंगेज होते हैं लोग नीचे की। औरतों का बहुत बड़ा एक हमारे जो हिस्सा है वो भी इस कॉटेज इंडस्ट्री में अपना हिस्सा डाल सकते हैं थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बड़े फैक्ट्रियों को बहुत सारी फंडिंग करते हैं, इनको 450 अरब रुपए हम एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम पे खर्च करते हैं। अगर ये 450 अरब रुपए हम इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, घरेलू इंडस्ट्रीज़ पे जो ख़वातीन हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी है, जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश में किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि सर मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी, और वो जो इंसान होगा वो भी ख़ुददारी में होगा, और इससे बहुत बड़ी बेरोज़गारी का मसला भी हल होगा, और हम जो 450 अरब रुपए देकर नौजवानों को बेकारी बना रहे हैं उससे भी बच जाएंगे। थोड़ा सा इस पे कमेंट्स करेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो असास प्रोग्राम है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, को नो डाउट कि एक अच्छा प्रोग्राम है और उसको एक सपोर्ट मिलती है, लेकिन ये परपेचुअल नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ, इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और दिस इज़ वेरी बिग अमाउंट, 450 बिलियन के करीब इंक्रीज़ होती गई, हर गवर्नमेंट ने उसमें अपना इंक्रीज़ किया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर बैंक्स को, अगर देखें स्टेट बैंक ने सारे बैंक्स को कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इतना अपना ज़रूर पोर्टफोलियो रखेंगे कि ये उनको आप किसानों को देंगे। और लेकिन ये जो स्मॉल मीडियम वाले हैं, जिस तरह कशफ वाले हैं या दूसरे NGOs हैं, उनको उनका एक्सपीरियंस पूछें। वो औरतों को पैसे देते हैं और उसकी रिकवरी ये वैसे नहीं है जिस तरह आप असास प्रोग्राम की बात करें, 450 हम उनको दे दिए, ये रिकवरेबल है, ये रिकवरी होती है, वापस लेते हैं। लेकिन आप उनको अगर विद बड़ा स्मॉल अमाउंट से, एक छोटी से इंटरेस्ट के साथ भी दे दें, लेट से कि कंसेशनल रेट हो 2%, 3%, 5%, बहुत सारे, बड़ी लंबी बात है। आप एक दफ़ा का मुझे पता है कि जब जनेजो साहब का टाइम था, गवर्नमेंट थी,
तो उस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी पे प्लान लगाना, उस पे अगर 14% पे इंटरेस्ट रेट था, 15% पे मार्कअप था, तो उसको उन्होंने 3% इंसेंटिव दिया कि लोकल मशीनरी बजाय इंपोर्ट करने के अगर आप लोकल लगाएंगे तो आपको 3% पे हम उस पर फंडिंग कर देंगे, लोन कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव था। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं इस पे, आप ज़रा चेक करें। तो मैं समझता हूँ इस तरह अगर हम करें, या समेडा को ही हम एक छोटा पोर्टफोलियो उनका रखें, कशफ के पैटर्न पे आप जाएं और लोगों को पैसे आप 450 बिलियन करते हैं, मैं कहता हूँ 50 बिलियन दे दें, तो यू विल सी विजिबल चेंज। मैं ये वैसे प्रपोज कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को, और कैबिनेट के पास लेके जाएंगे कि जो मैं उसमें रिफॉर्म चाहता हूँ या उसमें समेडा को तो दूसरी उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करना चाहता हूँ। कंसल्टेंसी, यस, स्मॉल एंड मीडियम कंसल्टेंसी, अगर आप किसी को कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या एक औरत को अगर हम कुछ पैसे देते हैं सर घर पे आप ये काम करें, घर पे खोल उसके लिए कंसल्टेंसी की कोई जरूरत नहीं है, घर पे उसको तो पैसे चाहिए और वो वापस भी आ जाएंगे, आ जाते हैं, वापस भी आ जाएंगे। मैं ये भी आपको बता, तो सर हमारी कश्यप से पूछे एनजीओ से, वो कहते हैं हमारी रिकवरी 100% है, रिकवरी 100% है। तो ये तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो तो वन गो में 100 बिलियन, 50 बिलियन, 20 बिलियन का राइट ऑफ हो जाता है उनका, तो वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं। तो दीज आर स्मॉल अमाउंट्स, बट उस पर हम थोड़े से शाई हो जाते हैं। लेकिन हमें मेरा ख्याल ये इंटरवेंशन करनी चाहिए जिससे हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, बिल्कुल हमारे लो लेवल पे जो रूरल एरिया या दूसरे एरिया एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, वोमेन भी एंगेज होंगी, और दूसरे यूथ जो है वो भी उसको भी हम एंगेज कर सकते थे। हमारे प्रोग्राम है। जी राणा साहब, मैं यहाँ रोकूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी, इसमें एक काम आपको और भी करना है सर, कि इस घरेलू जो आपके दस्तकारी है और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है और जो भी ये छोटी सनतें हैं, इनको जहां आप कर्ज़े दें, इनको एनर्जी दें, इनको गैस दें, वहीं सर इनके प्रोडक्ट को बैनुल-अक़वामी मार्केट में पहुंचाने में हुकूमत अपना इनके प्रोडक्ट को अपना किरदार अदा करे, जिस तरह बांग्लादेश, इंडिया और चीन की हुकूमतें कर रही हैं। ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है जो कि सरपरस्ती हुकूमत की इतनी नहीं है इन छोटे लोगों को। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी अच्छी ये तजवीज़ है, बट आपकी प्रोडक्शन होगी, आप वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो उसको आप बंदा बाके मार्केट करता है ना। फिर हमारे वो हैं जो हमारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के उधर ट्रेड मिनिस्टर हैं या ट्रेड काउंसलर हैं, जो भी लगाते हैं ये हर एम्बेसी में, तो उनको ये रोल दिया जा सकता है कि वो प्रमोट करें हमारी इन चीज़ों को, वो मार्केट करें, वो एग्जीबिशन में लेके जाएं, उन्हें बताएं ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर उनसे ऑर्डर भी लिए जा सकते हैं, जिस तरह कॉटेज इंडस्ट्री, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, चाइना में इस तरह जो तो मेड इन चाइना जब लिखा होता है, जो मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है, मेड इन जो हम पोलो शर्ट्स पहनते हैं, हमारे जूते हैं, हमारे जॉगर्स हैं, हमारे बेशुमार चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट को उसको उसमें अपना इंटरवेंशन के साथ इससे हम कर सकते हैं। हमें कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। सर मुझे सर अब ये आप बताइए सर। जी सर, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी एक बात सुन लें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने भी और शहबाज साहब ने भी गए बगैर यूथ के लिए बड़े अच्छे प्रोग्राम किए, इंटरेस्ट फ्री भी किया और थोड़े से इंटरेस्ट के साथ भी उनको कहा कि ये अपने पाँव पे खड़े हो, अपना बिजनेस 450 अरब रुपए जो भिखारी बना रहे हैं पाकिस्तान की नौजवानों को, औरतों को, वो बंद कर दें सर, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आगे जाता हूँ। उसमें जो करते हैं उनको इतना खराब करते हैं। जितनी इंडस्ट्रीज आएगी उतनी ही सर रोजगार आएगा, जितनी इंडस्ट्रीज लगेगी उतनी ही रोजगार मिलेगा, बिल्कुल आएगा, और उतनी मईशत मजबूत होगी, उतने लोग खुशहाल होंगे सर। तो ये 450 अरब को छोड़ें और छोटी और घरेलू जो आपकी सनतें हैं जिनमें पाकिस्तान की खवातीन को जो घर में खोल लें, उनको दें और एनर्जी दें, गैस दें और उनको आसान कर्जे दें, और इसके साथ साथ उनकी जो प्रोडक्ट जब बने तो उसको हुकूमत
बैनुल-अक़वामी मार्केट में फेंके, जिस तरह चाइना ने पूरी दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब सर मैं एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इंडस्ट्रीज़ बहुत अहम आपका जोन है। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ज़रई और सनती मुल्क देखना चाहते थे, लेकिन ये ट्रेडिंग स्टेट बन गया है। अब सवाल ये है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी एक बहुत अहम कमेटी है, जो काबीना के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी है, लेकिन क्या वजूहत है सर इसमें? आपके तजारत तो है, इसमें कॉमर्स तो है, लेकिन इसमें जो मेन कॉमर्स भी डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज़ पे और उसकी प्रोडक्शन पे, वो मिनिस्ट्री इस इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल से बाहर क्यों है? ज़रा इस पे थोड़ा सा कमेंट्स करेंगे सर। देखिए, मैंने जो देखा है वो ट्रेडिशनली तो हमेशा इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन उसका हिस्सा रही है। पीछे भी जो गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें वो थी, जो उसकी कंपोजिशन थी ईसीसी की, तो भी नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरेगेटिव है, उनकी विजडम में है, लेकिन मैं समझता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जहाँ मैंने पढ़ा है कि 4 या 5 मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें अगर 6 भी हो जाएँ, उसमें पावर भी है, उसमें पेट्रोलियम भी है। एनईओ मैं उस पर तो कोई इतना कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मिनिस्ट्री का बनता है कि ये ईसीसी के वहाँ पे फोरम पे हो, ताकि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लिंक करती है। और कॉमर्स की आपने बात की, कॉमर्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इंडस्ट्री और कॉमर्स का चोली दामन का साथ बिल्कुल हमारा उनके साथ बहुत ज़्यादा वैसे इंटरेक्शन होता है, और हमारी एक दूसरी चीज़ें हम मेरे जो फैसले होते हैं या जो डिसीजन हम लेते हैं, या वो कॉमर्स और इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री तकरीबन कॉमन एक ही चीज़ है, और वहाँ पे होना ज़रूर मेरा ख्याल होता तो होनी चाहिए और बेहतर है, क्योंकि किसी ज़माने में ये मिनिस्ट्री भी शायद एक ही थी, जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन और कॉमर्स। तो मैं समझता हूँ कि उसमें मेरे ख्याल में तो पहले रही है और अब भी होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का अपना एक फैसला है। अच्छा सर, चलिए प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, मैं ज़रा आ जाता हूँ एक सवाल पे। मौजूदा हुकूमत आप समझते हैं कि सर कितनी मजबूत है? एक तो ये मुझे बताएं, और क्या सर, बिल्कुल क्लियर कट सवाल करता हूँ कि क्या वज़ीर आज़म अपने फैसले करने में मौजूदा हुकूमत में आज़ाद हैं सर? देखिए, मैं डॉक्टर साहब बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हैं अपने मुल्क के, और वो टोटल अपनी काबीना के साथ इंडिपेंडेंट है। मैंने हमेशा काम जो उनके साथ किया है, शहबाज साहब के साथ पिछले 16 महीने बड़े मुश्किल थे, लेकिन काबीना में चीज़ें आती थी, और हर जो मिनिस्ट्री है वो लेके आती थी अपनी अपनी प्रपोज़ल, और वहाँ पे डिस्कशन होती थी। बाद चीज़ें डेफर होती थी, बाद चीज़ें अप्रूव होती थी, बाद अमेंडमेंट के साथ अप्रूव होती थी। तो मैं समझता हूँ कि अब भी जो चीज़ें मैं मसलन बैठा हूँ, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब तो डूअर हैं, परफार्मर हैं, ये तो काम, और एक ही उनका फोकस है कि काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। और हमें जो भी है वो कहते हैं जी कोई सॉलिड मेरे पास प्रपोज़ल लाएँ, जो भी आपके जहन में है, और अगर कैबिनेट में समझे, प्राइम मिनिस्टर साहब समझें कि ये वायबल है, फिजिबल है, इनकी बात ठीक है, इससे बेहतरी हो सकती है, तो बिल्कुल सपोर्ट देते हैं और अप्रूव भी होती है। आज़ाद हैं सर अपने फैसले करने में? आज़ाद हैं सर फैसला करने? बिल्कुल। कौन सा फैसला जो बताए ना कि कौन सा फैसला है? सर वजीर दाखिला बना दिया है कैसे? मैंने सुना कि एक दो चीजें सर, बहुत सारे काम ऐसे, जैसे देखे ना सर, अभी राब्ता कमेटी, पहले इस पे आ जाते हैं, चल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी पे आ जाते हैं। तो उन्होंने एकदम चेंज कर दी, खुद बनना था, रातों रात फैसला हुआ, खुद हट गए उसमें से और दे दिया। हालांकि ठीक है, वैसे बताऊं, ये भी यही मसला है कि एक तो लोगों को इतना होता नहीं है, मीडिया वाले पता नहीं होता, या बैकग्राउंड, या एक वैसे भी सर इसीलिए तो आपको बुलाते हैं, थोड़ा सा उनको क्या आप बता दें सर? हाँ, आप बता दें सर। क्रिटिकल है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप नहीं, जनरली मीडिया को मैंने देखा है वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, चीज़ों को इस तरह देखते हैं नेगेटिविटी में, और शायद उसके लिए वो सेल करते हैं अपनी ये चीज़, या मार्केट करते हैं। जी सर। ये मैं आपको बताऊँ कि कभी भी हमेशा जो होता है कि प्राइम मिनिस्टर इसका चिचेर करते हैं इसको, लेकिन कुछ अरसे से
मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम पे या एक दो प्राइम मिनिस्टर जो पीछे थे या काकड़ साहब भी थे, तो ईसीसी प्राइम मिनिस्टर नो बिकम टू बिजी पर्सन। इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, देखे ना जो 50s में हुकूमत थी या 60s में थी या 70s में थी, इतने ज़्यादा इशू नहीं होते थे। इस वक्त इतने ज़्यादा इशू हैं, गवर्नेंस के इशू हैं, इकोनॉमी के इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, मसरूफियत की बुनियाद पे छोड़ दिया सर। डेलीगेट करते हैं अपनी पावर। उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट की है। जैसा डार साहब थे, जब शहबाज साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर जब थे, तो जब काकड़ साहब थे केयर टेकर में, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर को डेलीगेट किया, तो इन्होंने भी जब महसूस किया ओरिजिनली, क्योंकि ही इज़ ए वेरी फॉन्ड ऑफ वर्क, काम 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 अपना रहते हैं, जब उन्होंने देखा कि शायद मैं वो ना इतना टाइम दे सकूं, तो उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट की अगेन फाइनेंस मिनिस्टर को। अच्छा सर, तो ये आप जरा वजीर दाखिला का बताते हैं ना सर। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि सर वजीर दाखिला का बताते हैं। बहुत वजीर दाखिला का एक्सपीरियंस आदमी है। क्या एक्सपीरियंस है सर? मुझे बताएं। एक्सपीरियंस तो मीडिया में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाए। मेरी बात पहले, हाँ यस सर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मेरी बात तो सुन जी सर। काफ़ी ऐसे बंदे जिस फील्ड में जिन्होंने कोई काम किया है, उनको हम सैनड में ला के मिनिस्टर बनाते रहे। सर इनका क्या काम है? एक कारकर्दगी बता दें इनकी, एक कारकर्दगी। ये वो 9 मई के फेलियर हैं सर। पंजाब के वजीर आला 9 मई दुनिया की। नहीं। सर मेरी आप थोड़ा सा सवाल सुन लें, फिर आप जो चाहे कहें। सर देखिए, दुनिया 9 मई जो हुआ ना सर, वो दुनिया की तारीख में 2 रुख ऐसा हुआ है जिसकी तारीख लिखी जाएगी। एक तो ये कि किसी सियासी जमात के कारकुनों ने वो अमल किया जो दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी दहशतगर्दी नहीं हुई, कि किस तरीके से अहम तरीन आपके फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए गए, जलाया गया, ये सब कुछ हुआ। दूसरा, 2000, 4000, 5000 के इस मॉब को इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी हुकूमत, पंजाब हुकूमत सोती रही, और दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर है 9 मई का, जिसमें पंजाब की हुकूमत ने इन मॉब को नहीं रोका। उसको आपने वजीर दाखिला भी बना दिया, उसको आपने पीसीबी का चेयरमैन भी बना दिया। उसकी क्या कारकर्दगी है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है इन 2 पोस्टों के लिए सर? देखिए, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, लॉ एंड ऑर्डर पे आप बात करें या किसी शोबे में बात करें, ही परफॉर्म। सर कहाँ किया है सर? एक बता दें सर, क्या किया है? विक्टिमाइजेशन। सर कोई पॉइंट आउट तो करें ना, पॉइंट आउट तो करें। मैंने तो इतना बड़ा फेलियर बता दिया, इतना बड़ा शोबे में बात करूं सर, बताएं ना किसमें किया है? किसमें किया है सर? वो एक इदारे के एक चैनल के मालिक हैं बस सर, और क्या? हमारे बहुत सारे चैनल हैं, उनसे अच्छे मालिक हैं, उससे ज्यादा अच्छा चैनल चला रहे हैं। या कोई नहीं, मेरी बात सुन लें, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना क्वालिफिकेशन है कि कोई 2 एकड़ का मालिक है या एग्रीकल्चर में कोई 2 एकड़ का मालिक है और आप कहें 2 एकड़ वाले को क्यों लगाया है आपने मिनिस्टर, आपने 400 मुरब्बे वाले को क्यों नहीं लगा दिया। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी शोबा, चाहे हेल्थ का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ पे गवर्नेंस का मामला हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला। सर मैंने सर आपने एक और भी अपॉइंटमेंट की है, और वो की है 9 मई का। फाइनेंस बात तो सुनते नहीं। हाँ चले सर, बताएं सर, बताएं। 9 मई का जो वाकया है सर, 9 मई का वाकया किसी सूरत में भी किसी भी रियासत को, किसी भी को नॉट एक्सेप्टेबल। यस, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हुआ है, आप बजाय जिन्होंने किया है सर, मैं तो कह रहा हूँ उनको फोकस करे सारी मीडिया के। नहीं, आपकी जात की बात नहीं करता। नहीं, उनको सजा दें सर। कौम को उनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, कौम को उनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। सर अदालतों में केस है सर। जहाँ तक आप फेलियर की बात करते हैं, यस फेलियर, मेरी बात तो सुन लेना। जहाँ तक आप फेलियर की बात करते हैं सर, कि फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का हुआ था उस वक्त बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि नहीं तोड़वाया गया है। ये स्ट्रेटजी थी कि जलवाया जाए, ये स्ट्रेटजी थी कि तोड़वाया जाए, ये स्ट्रेटजी थी कि बात तो सुन लेना। जी सर, बोले बात तो सुन लेना। बोले सर, थोड़ा सा उज्जत कर रहा हूँ सर, इस पे थोड़ा सा उज्जत। उन्होंने, मैं समझा, मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक या मेरे नज़दीक, मैं समझता हूँ कि उस वक्त अगर इसको इस तरह फोर्स से हैंडल किया जाता
तो उस वक्त शायद बहुत बड़ा कोई ऐसा कुछ नहीं होता सर, हादसा हो जाता, कुछ नहीं होता सर। इससे बड़े बड़े मॉब दुनिया में, इससे बड़े सर इंडिया में, बांग्लादेश में, खुद पाकिस्तान में कुछ होता सर। नहीं, आप जिस नजर से देखते हैं अफसरा नहीं है। सर एक रियासत और एक हुकूमत और रियासत इतनी कमजोर है कि 3000 सियासी लोग या 3000 वर्कर इतने बड़ा काम कर जाएं और रियासत और हुकूमत खामोश रहे सर। तो इसका मतलब है कल 10,000 लेकर कोई दूसरी सियासी जमात चढ़ाई कर दे तो आप फिर खामोश रहेंगे सर। तो चले मैं आगे चलता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है राना साहब से, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक सर। देखें ना, एक फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है, वो बड़े कहा जा रहा है कि वो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हालांकि वो PMLN से उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक बैंकर हैं, बड़ा नाम है, बड़े अहम तरीन जगह पे काम किया है और उनकी बड़ा विजन है, लोग बता रहे हैं, और उनकी सलाहियत बहुत है और वो डिलीवर भी करेंगे, तो उस पर एतराज़ नहीं है क्योंकि रिलेटेड है। लेकिन वज़ीर दाखिला, PCB, ये कौन सी रिलेशन है सर इनके साथ, माजरत के साथ? आगे बढ़ते हैं। वो मीडिया में रहे हैं इसलिए आपको शायद सही सर, नहीं थोड़ा सा बुरा नहीं सर, मीडिया में रहे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना देना अगर उनका तजर्बा उसमें है तो। चले मैं आगे चलता हूँ सर। मुझे ये बताएं सर, लोग ये कहते हैं, आप तरह से गाइड करें मुझे सर, आप ये गाइड करें कि शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। वज़ीर आज़म के लिए एक अच्छा पॉलिटिशियन होना ज़रूरी है और सूबाई हुकूमत में जो वज़ीर आला होता है उसके लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी है। लेकिन वज़ीर आज़म क्योंकि पूरी दुनिया से आपके कांटेक्ट में होता है और बहुत अहम बड़े बड़ी सियासी जमातों के साथ उसकी डीलिंग होती है, उसकी वो एक पॉलिटिकल आदमी हो तो ज़्यादा अच्छा हो। तो लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हैं, नवाज़ शरीफ अच्छे पॉलिटिशियन थे जो वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए, तो उस पर थोड़ा सा कहेंगे सर? देखिए, नो डाउट के मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं और उनकी जो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, या जिस तरह वो उनका एक तबीयत है, उसमें तो किसी को दूसरी राय नहीं कि उनकी जो रिलेशनशिप है पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन, वो बड़ी ओवर ए पीरियड, उनका 40 साल से है, तो बड़ी डीप है और उनका बहुत एहतराम है और बहुत ही पाकिस्तान का नंबर 1 पॉलिटिशियन है, स्टेट्समैन है वो तो। लेकिन शहबाज साहब, जहाँ उनकी ये क्वालिटी है कि इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उसको माना जाता है दुनिया में। शहबाज स्पीड के नाम से डिलीवर किया, सारा काम किया, वहाँ पे ही इज़ आल्सो गुड पॉलिटिशियन। जो आप बात करते हैं, मैं उसकी मिसाल 16 महीने की देता हूँ कि 16 महीने में 13 पार्टियों को साथ लेके चलना, ये शहबाज साहब का एक बड़ा ही एक अहम उनका ये दौर था एज ए पॉलिटिशियन कि उन्होंने किस तरह चीज़ों को हैंडल किया और किस तरह 13 पार्टियों को आगे लेके गया और 16 महीने सक्सेसफुली उस गवर्नमेंट को चलाते रहे। दूसरी मैं आपको बताऊं, जब भी कभी कोई थोड़ा सा क्राइसिस आया मियाँ नवाज शरीफ साहब के टाइम पे भी पॉलिटिकल, तो शहबाज साहब काम फॉरवर्ड और उन्होंने हैंडल किया है, चाहे अदारों के साथ बात करनी हो, चाहे पॉलिटिशियंस के साथ बात करनी हो, इनको डिप्यूट किया जाता था कि आप नेगोशिएट करें और ये मामला रिजॉल्व करें। और अभी भी आप देखें कि वो इस वक्त चीज़ों को जिस तरह लेके चल रहे हैं, क्योंकि आज भी सर उन पे इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे हैं, उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे हैं और वो इसमें बहुत माहिर हैं और वो खुद भी कह चुके हैं कि मेरे 30 साल से ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से। नहीं, मेरी डॉक्टर साहब बात सुने, मेरा अपना बिलीफ है कि जितने हमारे अदारे हैं उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो हमारे एग्जेक्टिव है, चाहे हमारे ये आर्म फोर्सेज हैं, पार्लियामेंट है। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ मैं बताऊँ कि अदारे जो है ना रियासत के, जो बहुत अहम चीज़ें होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दुनिया में रेटिंग है या ग्रेडिंग है, वो हमारी 6 नंबर पे है, लेकिन मसला ये है कि ये बजाय आप इसको एक बेहतर समझें कि एक जो चीफ एग्जेक्टिव है
कि वो तमाम अदारों को साथ लेके चलने की एक कैपेसिटी है, सलाहियत है, या उनकी एक सोच है, तो इसको तो आप अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि आप कहते हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे हैं। होना चाहिए अच्छे इस्टेब्लिशमेंट। जिस तरह ये होती है, देखिए हर अदारा बड़ा अहम है, हर मुल्क के लिए अहम होता है। क्या अमेरिका में या जितनी भी आप देखें मिलिट्री स्टेट्स हैं या मिलिट्री पावर्स हैं, उसमें उनका बड़ा रोल है। हमारा इंडिया के साथ मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब फिर एक अच्छे सियासतदान नहीं हुए, क्योंकि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा टकराव रहा है। तो ये, और शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत मौजू और बहुत सही हैं, क्योंकि दोनों की इंटरेक्शन बहुत अच्छी है 16 महीने में भी। तो इस पे हम इसको यहाँ तक पहुँचे सर, एक कमेंट्स इस पे देंगे सर छोटा सा? नहीं, जब भी नवाज शरीफ साहब को मौका मिला है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके दौर बेहतरीन तीनों दौर थे। 90 से 93 वाला रिफॉर्म्स लाए हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, और उसको पता है आपको इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर लाए जिसके तहत ये इकॉनमी का स्पेस जो है ना, वो वॉल्यूम बड़ा ओपन हुई। नहीं सर, मैं उनकी कारकर्दगी पे नहीं जा रहा, यकीनन नो डाउट 2013 से 17 तक उन्होंने काम किया। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा उनका टकराव रहा ना सर। नहीं, टकराव वाली बात में मैं आता हूँ, लेकिन 97 से 99 तक रहे, तो वहाँ पे आपको पता है कि एटमी कुव्वत बनाया, सारा कुछ किया, और किस तरह मुल्क को ले गया। मुश्किल में भी पड़ा, तो उसको निकाला, हर हाल में निकाला। 13 में जिस तरह की इकॉनमी ली, जिस तरह इकॉनमी थी, इन्फ्लेशन था, पावर थी नहीं, बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, दहशतगर्दी रूज पे थी, और सो उन्होंने सब चीज़ों को बिल्कुल पाकिस्तान को पहुँचा दिया। GDP 6% पे पहुँचा दी। इन्फ्लेशन जो था 14 से 2%, 4% से 2% फूड इन्फ्लेशन था, लोएस्ट इन द वर्ल्ड। रिजर्व्स बड़े, रिजर्व थोड़े 2-3 बिलियन में मिले थे, वो 24 बिलियन पे ले गए। सर मेरा जो सवाल था वो बिल्कुल 1 मिनट रह गया सर, मेरा एक सवाल है, उसको आखिरी 1 मिनट रह गया सर। वो एक सवाल है कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, एक वज़ीर आज़म के होने चाहिए, उससे मुल्क तरक्की करता है, इदारे भी मजबूत होते हैं। तो शहबाज शरीफ के तो हैं अच्छे, तो मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा लड़ाई रही है इस्टेब्लिशमेंट से, तो इसलिए मैंने कहा था कि उनकी, क्या वो एक अच्छे वज़ीर आज़म नहीं थे? अब लड़ाई का लफ्ज़ मेरा हाल है, लड़ाई का नहीं डॉक्टर साहब, लड़ाई का लफ्ज़ ज़रा थोड़ा सख्त लफ्ज़ है। अच्छा। मियाँ साहब देखें, मियाँ साहब का एक था कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी है या एक चीज़ है उनका, एक ये था, और उसमें थोड़ा सा मे बी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसा दहशतगर्दी थी या दूसरी चीज़ें थी, उनमें इन्वॉल्वमेंट जो होती है हमारे अदारों की, उनका इनपुट होता है, तो वो इनका था, लेकिन उसको लड़ाई के रंग में ना ले। ठीक है सर, लड़ाई का लफ्ज़ ठीक है सर, वक्त खत्म हुआ चाहता है सर। मैं इस पे मजीद किसी और स्टेज पे इंशाल्लाह हमारे आपसे बात होगी। तल्कात अच्छे भी है उनके। ठीक है सर, तशनगी रही, कुछ और सवालात थे, लेकिन वक्त खत्म हो चाहता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।